हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। एसएससी सीजीएल का जो नया पैटर्न है उसमें दो ही अनसर्टेन सब्जेक्ट्स हैं, एक जीके और दूसरा इंग्लिश। अनसर्टेन से मेरा मतलब ये है कि आप कितनी भी तैयारी कर लो, आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि आप जीके और इंग्लिश में कितना स्कोर करके आओगे। इन दोनों में से जीके जो सब्जेक्ट है उसमें मैं कहूँगा कि अनसर्टेनिटी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इंग्लिश जो सब्जेक्ट है इसमें जो आपके मार्क्स फ्लक्चुएट होते हैं उसको आप कम कर सकते हो। मतलब इसमें जो अनसर्टेनिटी है आपके मार्क्स की या जो फ्लक्चुएशन है मार्क्स का, उसको थोड़ा कम किया जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट है। फ्रेजल वर्ब जो एक बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक होता है इंग्लिश में, उसके लिए मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। ये एक बहुत ही कंप्लीट वीडियो होगी और ऐसी वीडियो आपने इंटरनेट पे नहीं देखी होगी पहले, और इससे आपको सच में फ्रेजल वर्ब याद करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो ये वीडियो आपकी 15 जून से पहले आ जाएगी, मतलब आपके प्रीलिम्स से एक महीने पहले। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जब वीडियो आएगी तो आप ज़रूर देखना। इसके अलावा चैनल पे जीके, मैथ और रीजनिंग की स्ट्रैटेजी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप सबको पता है, इंग्लिश में 3 सेक्शंस होते हैं, ग्रामर, कॉम्प्रहेंशन और वोकैब। तो एक एक करके इन सब की स्ट्रैटेजी हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको वेटेज बताता हूँ कि ग्रामर, कॉम्प्रहेंशन और वोकैब में कितने कितने क्वेश्चन आए हैं किस सेक्शन से टियर 1 और टियर 2 में सीजीएल 2022 में। इस पीडीएफ का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे बाद में डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं वोकैब के जो अलग अलग चैप्टर्स हैं उससे कितने क्वेश्चंस आए हैं, ग्रामर के जो अलग चैप्टर्स हैं उससे प्री और मेंस में कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो इन सब की समरी मैंने आपको यहाँ पे दी है। तो प्रीलिम्स में आप देखिए कि वोकैब में आपके 13 क्वेश्चन आए थे। वोकैब के जो भी चैप्टर्स हैं, वोकैब के चैप्टर से मेरा मतलब है ऑनवर्ड, सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, ऐसे। तो वोकैब की बात करें तो प्रीलिम्स में 13 क्वेश्चन थे, ग्रामर के 7 क्वेश्चन थे और कॉम्प्रहेंशन के 5 क्वेश्चन थे। और मेंस में बात करें तो वोकैब से 14 क्वेश्चन थे, ग्रामर से 9 क्वेश्चन थे और कॉम्प्रहेंशन से 22 क्वेश्चन थे। तो क्लियर सी बात है, आप यहाँ देखो कि प्रीलिम्स में आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, उस 25 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन ग्रामर से आए हैं। तो मतलब जो वेटेज है ग्रामर का प्रीलिम्स में वो काफ़ी अच्छा खासा है, मतलब परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ। और मेंस में आपके 45 क्वेश्चन होते हैं, तो जो ग्रामर का वेटेज है वो अराउंड 20% का है। तो ग्रामर आपको पढ़ना है अगर आपको प्रीलिम्स अच्छे से क्वालिफाई करना है, मतलब अगर आप AAO को टारगेट कर रहे हो या अगर आप ये चाहते हो कि भाई प्रीलिम्स की हाई कट ऑफ जाने वाली हो, तो उसमें मैं श्योर हो जाऊँ मेरे बाकी सब्जेक्ट्स में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो आपको डेफिनेटली ग्रामर करनी चाहिए। बाकी आप देख सकते हो कॉम्प्रहेंशन की वेटेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है मेंस में, तो आपको यहाँ पे स्पेशल फोकस देने की ज़रूरत है। कॉम्प्रहेंशन आपको अच्छा करना ही पड़ेगा अगर आपको इस बार 4600 ग्रेड पे की जॉब चाहिए। अब इन तीनों ही सेक्शन में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वोकैब की। अब वोकैब का जो सेक्शन है उसमें 5 चैप्टर्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम्स और स्पेलिंग। तो इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और इडियम्स एंड फ्रेजेस है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वोकैब्युलरी में आपको सबसे ज़्यादा इन 3 चैप्टर्स पे फोकस करना है। सबसे पहले प्रीलिम्स में फिल इन द ब्लैंक से 3 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस, और मेंस में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे हर शिफ्ट में ऑन एन एवरेज। तो आप समझ सकते हो कि फिल इन द ब्लैंक्स कितना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा आप देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस से प्री में भी 2-2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं हर शिफ्ट में, और मेंस में भी 2 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो आपको प्रीलिम्स से पहले एटलीस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस और फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ही अच्छे से करना है। अब आप ये समझो कि फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से करने का क्या मतलब होता है। जैसे ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें आप देखो डैश योर इंस्ट्रक्शंस वी हैव क्लोज्ड योर बैंक अकाउंट। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, इन ल्यू ऑफ, विथ रिगार्ड टू, इन अकॉर्डेंस विथ, ऑन अकाउंट ऑफ। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये नहीं देखना कि सही ऑप्शन क्या है। देखो मैं आपको बताता हूँ, सही ऑप्शन है इन अकॉर्डेंस विथ, ओके। लेकिन आपको ये समझना है यहाँ पे कि इन ल्यू ऑफ का मीनिंग क्या हुआ, विथ रिगार्ड टू अगर नहीं है सही यहाँ पे तो क्यों नहीं सही है। तो आपको एक बार फिल इन द ब्लैंक जब आप कर रहे हो ना, तो आपको चारों ऑप्शंस भी देखने हैं कि वो क्यों नहीं है। आपको इस स्टेटमेंट जो है यहाँ पे उसका मीनिंग समझना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपको मैं बता रहा हूँ ये वाली बुक आपको फॉलो करनी है। देखो किरण की ये वाली बुक, इसमें यही बुक क्यों फॉलो करनी है मैं बीच में आपको बता रहा हूँ ये, कि इसमें जो है 2011 के ऑनवर्ड्स आपको सारे पेपर मिल जाएंगे, और अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए तो आपको ये पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में अप्रॉक्सीमेटली इसमें 1100 प्लस क्वेश्चंस हैं। तो ये 1100 प्लस क्वेश्चंस अगर आप करते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी, ठीक है, इंग्लिश में। तो वो एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है।
इसी तरह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स भी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं ऑप्शंस के साथ पढ़ना चाहिए। जैसे आप यहाँ देखो, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे टू रिनाउंस अ हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, इसको क्या कहा जाता है? एबडक्ट, अबेंडन, अबॉर्ट, एब्डिकेट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आंसर एब्डिकेट होगा, लेकिन आप ये समझो कि आपको एबडक्ट का भी मीनिंग आना चाहिए, आपको अबॉर्ट का भी मीनिंग आना चाहिए, आपको अबेंडन का भी मीनिंग आना चाहिए। तो इन चारों का मीनिंग जब आप समझोगे, ये ना सिर्फ आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हेल्प करेगा, आपकी ओवरऑल वोकैब की भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। यही एक रीज़न है कि मैं आपको ब्लैक बुक सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि ब्लैक बुक एक डिक्शनरी जैसी किताब है, इसमें वन लाइनर दिए हैं। वन लाइनर को याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट है, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, इडियम्स हो, साइनो एंटो हो, कोई भी चैप्टर आप उठा लो। तो आपको ज़रूरत है, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको ज़रूरत है ऑप्शंस पे भी काम करने की और एक एक क्वेश्चन को ऑप्शंस के साथ समझने की, ठीक है। तो वोकैब में सबसे पहले आपको ये 3 चैप्टर्स खत्म करने हैं, उसके बाद आपको साइनो एंटो और स्पेलिंग करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप बहुत अच्छे से पूरा कॉम्प्रहेंसिवली साइनो एंटो और स्पेलिंग कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ब्लैक बुक में ही एक आता है 100 मोस्ट रिपीटेड, ठीक है। 100 मोस्ट रिपीटेड आपको साइनो एंटो भी मिल जाएगा और आपको स्पेलिंग भी मिल जाएगी। इसके लिए आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी दोस्त से भी PDF मांग सकते हो, वो आपको दे देंगे। उसमें से आप 100 मोस्ट रिपीटेड कर लो, साइनो एंटो और स्पेलिंग, इससे आपका काम हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन है जो SSC में बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्प्रहेंशन सेक्शन की। कॉम्प्रहेंशन में 3 चैप्टर्स होते हैं, पैसेजेज, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल, जो आपका PQRS होता है। इन तीनों को ही मैं कॉम्प्रहेंशन सेक्शन का पार्ट मानता हूँ। क्यों? क्योंकि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करते हैं इंग्लिश की, और आप इसी से समझो कि ये कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है। प्री में आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ 25 और मेंस में इससे आपके 22 क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ 45। तो आप समझ सकते हो ऑलमोस्ट 50% का वेटेज है मेंस में। तो कॉम्प्रहेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको अपनी एबिलिटी डेवलप करनी ही पड़ेगी अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। अब आप सब बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉम्प्रहेंशन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही क्यों, बाकी न्यूज़पेपर्स क्यों नहीं? तो आप ये समझो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मल्टीपल पैसेजेस मिलते हैं। सपोज करो आपने 3-4 पैसेज पढ़े एक साथ, तो पहला पैसेज आप पढ़ोगे सोशल इशू पे, दूसरा पैसेज आप पढ़ रहे होगे स्पोर्ट्स पे, तीसरा इशू आप कुछ साइकोलॉजिकल पढ़ रहे होगे, फोर्थ इशू आप कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फोर्थ पैसेज पढ़ रहे होगे। तो इससे आपको मल्टीपल पैसेजेस, मल्टीपल टॉपिक्स का एक्सपोजर मिलता है। तो एक्सपोजर से मेरा मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपको क्रिकेट के बारे में पता है, तो क्रिकेट का पैसेज अगर आप एग्जाम में पढ़ते हो या आप ऐसे भी पढ़ते हो तो आपको जल्दी समझ में आता है। लेकिन आपको रॉकेट साइंस का पैसेज जल्दी नहीं समझ में आएगा, एस्ट्रोनॉमी का पैसेज जल्दी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप उस पैसेजेस के लिए पहले से नहीं जानते, उसके टर्म्स में आप पहले से नहीं जानते। तो इसीलिए एक्सपोजर बढ़ाना ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। ये ज़्यादा बढ़ा पाते हो आप एज़ कम्पेयर टू कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है। आप अपनी मर्जी से अपनी पसंद की ही चीज़ें पढ़ोगे, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपको मल्टीपल टॉपिक्स कम टाइम में आप उसमें कर पाते हो, तो उससे आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और एक्सपोजर से क्या होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है अलग अलग टॉपिक्स में, जिससे आपको इवेंचुअली पैसेज सॉल्व करना आसान होता है। ये होगी पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपने मान लो पैसेज पढ़ा, उस पैसेज को पढ़ने के बाद जो एंड में आपने क्वेश्चंस लगाए, ठीक है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, जो आपने क्वेश्चंस लगाए, इससे ये चेक हो पाता है कि आपने पैसेज को कितनी अच्छी तरह समझा है। लेकिन जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसमें पैसेजेस को चेक कर पाने का कि आपने समझा क्या, ठीक है, पढ़ तो आपने लिया, पैसेज को समझ भी आपने लिया, बट जो आपने समझा वो सही है या नहीं उसका कोई चेक नहीं होता, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब प्रीवियस ईयर जो पैसेजेस आए हैं उनको, ठीक है। अब मैंने स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आपकी इंग्लिश एवरेज है, या आप बिल्कुल बेसिक हो जिसकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपकी इंग्लिश एवरेज या गुड कैटेगरी में फॉल करती है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस इंग्लिश माध्यम एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको एडिटोरियल्स, उसके क्वेश्चंस, उसमें जो वोकैब आए हैं वो सारे मिल जाएंगे। डेली ये पैसेज अपलोड करते हैं इस चैनल में, जो पैसेजेस आ रहे हैं उसको आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपका लेवल इंप्रूव होगा। अगर आप बिगनर कैटेगरी में हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे स्टिक करना है, और उसमें जो वोकैब है, जो भी कॉम्प्रहेंशन का वोकैब है, उसको आपको डेफिनेटली करना है। इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। सिर्फ साइनो एंटो रट्टा मारने से आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। अब ये मेरी किताब है इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन की। इसमें जो बिगनर हैं, ये किताब उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है।
इस बुक में मैंने क्या किया है कि पैसेजेस को लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के हिसाब से अरेंज कर दिया है, ठीक है। तो इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल तीनों का ही लेवल वाइज अरेंजमेंट मिलेगा। और इसमें आप देखो, जैसे मान लो ये पैसेज है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक पेज लिया है आपके लिए दिखाने के लिए आपको। तो ये जो पैसेज है, उस पैसेज को अगर आप पढ़ते हो तो इसमें क्या क्या वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलैबोरेशन, ट्रैप्स, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको मैंने मीनिंग के साथ दे दिया है। तो आपको इस बुक को पढ़ना कैसे है कि आप इस पैसेज को बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। इसमें आपको जो जो वर्ड डिफ़िकल्ट लगते हैं उसको मार्क करो और फिर उस वर्ड की मीनिंग को यहाँ पे लिखो, ठीक है। और इस तरह से आप इस पैसेज को बार बार पढ़ो, बार बार समझने की कोशिश करो। तो अगर आप एक बिगनर हो तो आपका काम ये है कि इस बुक के कॉम्प्रिहेंशन के सारे लेवल 1 करना, फिर लेवल 2 करना, उसके बाद आपको क्लोज टेस्ट लेवल 1, लेवल 2 करना है, और उसके बाद आपको PQRS लेवल 1 और लेवल 2 करना है, और फिर जाके आपको लेवल 3 पे जाना है। लेवल 3 आपको PQRS, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल तीनों का लेवल 1 और 2 सॉल्व करने के बाद सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर आपकी इंग्लिश बिगिनर लेवल की है तो आपको डेफिनेटली ये बुक लेनी चाहिए। बाकी लोगों के लिए ऑप्शनल है, आप इसको ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किरण से आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो, वेल एंड गुड, या आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है तो चलेगा। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी है और इस बुक को आपको डेफिनेटली खरीदना चाहिए, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग क्लोज टेस्ट और पैराजंबल को लेके भी कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि क्लोज टेस्ट और पैराजंबल जो है पैसेज का ही एडवांस्ड वर्जन है। एडवांस्ड वर्जन में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पैसेज में आपके सामने सारे सेंटेंसेस होते हैं और आपको इन्हीं में से आंसर ढूंढना पड़ता है, ठीक है। लेकिन क्लोज टेस्ट और पैराजंबल में क्या होता है, क्लोज टेस्ट में आपके पैसेजेस में से वर्ड्स मिसिंग हो जाते हैं, ठीक है, अलग अलग वर्ड्स मिसिंग हो जाते हैं। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल हो गया पैसेज का। जब आपकी पैसेज की ही अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है तो क्लोज टेस्ट में आपको कैसे हेल्प मिलेगी। इसीलिए आप अपना पूरा फोकस पैसेजेस को इम्प्रूव करने में लगाओ, मतलब इसकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में लगाओ। आपका क्लोज टेस्ट और पैराजंबल ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। कुछ रूल्स होते हैं पैराजंबल में, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो आप क्लोज टेस्ट में फॉलो कर सकते हो, बट मेजरली ये अंडरस्टैंडिंग का गेम है और आपको पैसेज को ही पढ़ने से क्लोज टेस्ट और पैराजंबल इंप्रूव होगा, ठीक है। मतलब आपकी जितनी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी उतना ही आपका क्लोज टेस्ट और पैराजंबल में एक्यूरेसी बढ़ेगा, ओके। अब बात करते हैं ग्रामर की। तो देखो, अगर आप ग्रामर का वेटेज देखो तो ग्रामर के वेटेज में यहाँ पे आपको दिखेगा कि वॉइस और नरेशन प्री में भी करीब 3 क्वेश्चन इससे आए थे और वॉइस और नरेशन से करीब 6 क्वेश्चन आए थे। तो मेंस में आप देखो कि टोटल 9 क्वेश्चन आए, उस 9 में से 6 क्वेश्चन वॉइस और नरेशन से थे, और प्रीलिम्स में भी टोटल 7 क्वेश्चन आए और उसमें से 3 क्वेश्चन आपके वॉइस और नरेशन से थे। तो आपको वॉइस और नरेशन अलग से पढ़ना है और ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपको ग्रामर में। वॉइस और नरेशन की कंप्लीट वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो किरण पब्लिकेशन की जो बुक है उससे आप जो ये जो 2 अलग से चैप्टर्स दिए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच 4th चैप्टर और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एक्टिव पैसिव ये 3rd चैप्टर, ये दोनों चैप्टर्स आपको पूरा प्रैक्टिस करना चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन गलत करके नहीं आना, ठीक है। इसके अलावा आपका काम यह है कि आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या होता है नीतू सिंह वॉल्यूम 1 नहीं पढ़ना चाहते, तो अगर आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है, कि चलो ग्रामर में 1-2 क्वेश्चन मैं नहीं बना पाया स्पॉटिंग एरर में तो चलेगा, तो आप यहाँ पे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर से भी पढ़ के अपना काम चला सकते हो। लेकिन मैं आपको आइडियली यही सजेस्ट करूँगा कि आप नीतू सिंह वॉल्यूम 1 आप चैप्टर वाइज उसमें से पढ़ो और उसके बाद आप मिक्स्ड प्रैक्टिस करो। मिक्स्ड प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है, मिक्स्ड प्रैक्टिस आपको इसमें चैप्टर 1 और जो चैप्टर 2 दिया है इस बुक में, किरण की बुक में, उससे आपको करना है, ठीक है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का जो मुझे सबसे बेस्ट वीडियो लगता है इंटरनेट पे, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से उसे देख सकते हैं। और अगर आपको भी कोई वीडियो अच्छी लगती हो तो आप उसे अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। तो एंड में वीडियो की समरी यही है कि इंग्लिश के सेक्शन में आपको पेशेंट रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे कोई क्विक फिक्स नहीं है कि आपने कोई फॉर्मूला रट लिया और आपके मार्क्स आ गए। इसमें आपको पेशेंट रह के बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना है, बहुत ही धीरे धीरे इसमें आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। लेकिन ये इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी, जो भी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बताई हैं उन चीज़ों को अगर आप ढंग से फॉलो करते हैं, समझ के फॉलो करते हैं, तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। दूसरा, आपका फोकस होना चाहिए रीडिंग पे, और रीडिंग में मैंने आपको बताया है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपका फोकस होना चाहिए। उसके बाद आपका ग्रामर रूल्स पे स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए, क्योंकि आपको कोशिश करनी है कि ग्रामर में आप जो ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं उसमें गलतियाँ ना करो। इसको आप जल्दी कवर कर सकते हो और इसमें कोशिश करनी है आपको कि 70 to 80% क्वेश्चन आप करेक्ट करो, ठीक है। और उसके बाद वोकैब पे आपको स्पेशल फोकस डालना है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के थ्रू डालना है। ये नहीं कि आप साइनो एंटो रट्टा मार रहे हो, ठीक है। जहाँ पे मैंने आपको वोकैब के लिए बता दिया कि फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन
और इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसके अलावा आपको कोशिश करनी है कि जो भी आप पैसेज पढ़ रहे हो उसमें जो भी वर्ड आ रहे हैं ना उसको आप समझने की कोशिश करो। इससे आपकी ओवरऑल उस वर्ड्स की समझ बढ़ेगी, मतलब वोकैब की समझ बढ़ेगी, आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा लैंग्वेज में, पैसेज की समझ बढ़ेगी। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये थी एसएससी सीजीएल 2023 के लिए इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।